जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, ले आए जी इधर। इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करें। वैसे पिछली क्लास में कोई नहीं टाइम मिला इसको बताने का क्यों इग्नोर किया। बहरहाल इसका कोई असर नहीं पड़ता सवाल पे, इसको इग्नोर किया होगा। अच्छा जी बेटा, मैं पढ़ने से ही पता चलेगा, मुझे साथ ले जाना। मतलब पेपर में एडजस्टमेंट पढ़ने से ही पता चलेगा ना, इग्नोर करना है बेटा। अब वो एडजस्टमेंट पढ़ेंगे ना आप, अभी मैंने पढ़ानी है लेकिन आप पर्चे में खुद पढ़ेंगे तो वहां से आपको पता लगेगा। वॉक ऑन डायबिटीज डे वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 19, यानी कि इससे पहले कोई नहीं, दिसंबर में, साल के आखिरी महीने में हुआ है। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द इवेंट अमाउंटिंग टू 1.2 मिलियन वर आउटस्टैंडिंग एंड अनरिकॉर्डेड एट द ईयर एंड। वो कह रहा है जी जो एक्सपेंसेस हैं ना ऊपर वालों में ये रिकॉर्डेड नहीं है। भाई हमारा तो मैकेनिज्म ही ऐसा होता है कि हमने सिंगल अकाउंट अप्रोच पे चलना है, उसी में एक्सपेंस, उसी में पेड, उसी में पेएबल। तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड भी है ना, तो जब हमने इसको क्लोजिंग बनाना है ना अपने लेजर का, तो बैलेंसिंग फिगर निकलते हुए खुद ब खुद रिकॉर्ड होना है। ठीक है, अभी बताता हूँ आपको, करते ही ऐसा थे, सिखाया भी था आपको यूरा वाले सवाल में। तो नंबर 6 लेजर है, नाम इसका क्या है? वॉक ऑन डायबिटीज डे, वॉक ऑन डायबिटीज डे एक्सपेंस। कह रहा है जी कितना पेएबल है? 1.2। अच्छा, अब ये पेएबल है, अनरिकॉर्डेड है, मैंने लिख दिया लेजर के क्लोजिंग में, अभी देखना रिकॉर्ड होता। अब आके उठाएं उसको जो सोया हुआ है, ये 2.6 एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट्स फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डे। तो ट्रायल में पेड की फिगर पड़ी होती है, पता है ना, वही एज पर ट्रायल लिखना है, कैश लिख लो, लेकिन डबल एंट्री होकर वहां पे पड़ा हुआ है कितना? 2.6। अब जब आपने एक्सपेंस की फिगर, ओपनिंग खुद से अज्यूम नहीं कर लेना कोई होगा, वैसे ही वो तो दिसंबर में हुआ है ये इवेंट, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था, तो कहां से आ गया ओपनिंग पेएबल या प्रीपेड? ठीक है ना, तो कुछ नहीं है, खामोश है, बस आप बैलेंसिंग फिगर निकालें जी। 3 बेटा वो तो नेट करेंगे ना बाद में, इनकम एक्सपेंस को तो नेट करके शो करते हैं ना, इनकम का एक्सपेंस के लेजर के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं, एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस है। ठीक है जी, 3.8। अब वो कह रहा था 2.6 ट्रायल में पड़ा था ना, तो वो तो पेड रिकॉर्डेड, वो कह रहा था 1.2 रिकॉर्डेड नहीं है, हमने कर दिया ना रिकॉर्ड। देखो अगर आप वैसे डबल एंट्री करते तो आप क्या कहते? आप यूं कहते जी वॉक ऑन डायबिटीज डे एक्सपेंस एज पर ट्रायल 2.6 रिकॉर्डेड, 1.2 रिकॉर्डेड नहीं है जी, एक्रूअल की एंट्री करो, करते देते जी एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट बैलेंस शीट के अंदर, वॉक ऑन डायबिटीज डे एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। तो उससे क्या बनता था? ये 3.8 एक्सपेंस बन जाता था और ये 1.2 बैलेंस शीट में पेएबल। तो यही काम हम इस तरीके से कर रहे होते हैं अल्टीमेटली। मैंने आपको बल्कि बताया भी था जब एक्रूअल करवाया था कि ये एंट्री ही हो रही होती है एक्रूअल की, एक्सपेंस का लेजर डेबिट और पेएबल बैलेंस शीट में क्रेडिट, और वो बैलेंसिंग निकलता है तो उसमें एक्सपेंस शामिल भी। तो हमारा मैकेनिज्म ही ऐसा था कि एक्रूअल प्रीपेमेंट के एडजस्टमेंट में अनरिकॉर्डेड चीज़ रिकॉर्ड हो जाती थी। ठीक है, तो वही काम ही हमने आज भी किया, हमारा एक्सपेंस निकल आया 3.8। लेकिन इस एक्सपेंस को मैं अभी लेकर नहीं जा रहा, या कहते हो तो साथ वाले को भी फड़का ही देते हैं, फिर ले जाओ, फिर ले जाओ। एक्सपेंस नजर आ रहा है, एक्सपेंस नजर आ रहा है 2.6, ये तो 2.6 एडजस्ट होकर कितना बन गया? 3.8 का। और दूसरी तरफ जाके जो मैंने देखा तो 2.2 की इनकम है, मैंने कहा अगली बार वॉक नहीं करवानी। ठीक है, तो 2.2 और 3.6 नेट करें तो ज़्यादा एक्सपेंस बन रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉक ऑन डायबिटीज डे एक्सपेंस जी। इनकम कितनी नजर आ रही है? 2.2, ये तो ट्रायल में गिवन थी, माइनस एक्सपेंस कितने हैं? 3.8, ये 3.8 हमने निकाला है। ठीक है भाई, और भाई इनकम नजर आ गई तुम्हें? ये इनकम है, ठीक है जी, नेगेटिव। और अगर इनकम ज्यादा होती तो फिर हम ऊपर लिखते इसको, इनकम ज्यादा होती तो ऊपर लिखते। ठीक है,
अगर अलग इनकम रखें अलग एक्सपेंस रखें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इसके ऊपर भी एक रूल है, फिलहाल तो आप नेट करते रहें। किसी एक फंड रेजिंग को, स्टैंडर्ड की बात करूंगा मैं, स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है फंड रेजिंग एक्टिविटी में कभी ये काम करो और कभी अलग अलग शो करो, तो वो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं। वैसे बाय द वे, चलो बाद में बात करेंगे जब करनी है बात, अभी तो ये सवाल पूरा कर ले जी। वॉक ऑन डायबिटीज डे वाली एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट क्या है? मेडिकल इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 36 मिलियन वर रिसीव्ड एज डोनेशन। अब ये भी थ्योरी पढ़ानी है अभी, लेकिन आपको पता है थ्योरी तो हम पढ़ रहे हैं। मुझे ये बताओ, मैंने आपको रॉ मटेरियल के बारे में तो बताया था ना कि अगर उसको फेयर वैल्यू पे ले आए हैं तो उसकी एंट्री कर लें, उसकी एंट्री करें रॉ मटेरियल डेबिट फंड क्रेडिट। मुफ्त में आया ना डोनेशन क्रेडिट, और बोलो हाँ वो रॉ मटेरियल फिर हमने डेबिट कहाँ कर दिया था? महताब वाले सवाल में CWIP में डेबिट किया था, क्योंकि मटेरियल कहाँ लग गया था? जाके बिल्डिंग में। ठीक है, आज मटेरियल नहीं मिला बिल्डिंग बनाने के लिए, बल्कि बिल्डिंग ही मिल गई समझो। ठीक है, तो नाम क्या है जी इसका? मेडिकल इक्विपमेंट। मेडिकल इक्विपमेंट आ गया जी। तो स्टैंडर्ड ने ये कहा हुआ है, ये ASNPO वाले स्टैंडर्ड जो है, इन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर आपको कोई एसेट मिल जाए, करंट या नॉन करंट, करंट मिला था ना महताब वाले सवाल में, करंट मिला था, आज कौन सा मिल गया? नॉन करंट। एसेट मिल जाए तो उसको आपने रिकॉर्ड किया करना है फेयर वैल्यू पर, और इसी पर ही मैंने आपको रिकॉर्ड करवाई थी इन्वेंट्री। लेकिन वो इन्वेंट्री मैंने कहा था पहले आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड करके डोनेशन क्रेडिट करो, फिर इन्वेंट्री क्रेडिट करके CWIP डेबिट करो, तो डायरेक्ट ही कर दो यार, CWIP डेबिट और डोनेशन क्रेडिट। ठीक है ना? लेकिन आज CWIP नहीं है, आज मेडिकल इक्विपमेंट है, और ये फिक्स एसेट है, इसको आपने ऐड करना है। अब अगला मसला, ये किताब में चेंज है जगह। ठीक है ना? ये पुराना सोल्यूशन ICAP का वाला किताब में पढ़ा हुआ, उस वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO नहीं थे एडेड। ठीक है ना? तो ये मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन आप लोग अभी क्लास वाला सोल्यूशन ही लेकर चलेंगे ना। जब क्लास में एक चीज़ करवा दी जाए तो फिर वो सोल्यूशन होता है। क्लास में जो सवाल हो गया है ना, उस पर आपका ये नहीं पूछना बनता कि जी उधर ऐसा हुआ, वो मैंने देख लिया होता है, वो सोल्यूशन रिवाइज होता है। ठीक है? हाँ, अगर जो रहता है और उसमें कुछ डिफरेंस नज़र आए, मैं कहूँ सवाल करना है, तो वो आपने फिर पूछना भी होता है। ठीक है? तो मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट, और हाँ डोनेशन इनकम करना मुनासिब नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि इक्विपमेंट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता डेप्रीशिएट होना है। मेडिकल इक्विपमेंट फंड कर लें, चलो जी ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट फंड भाई कह रहे हैं लिखें। वैसे पिछली क्लास में मैंने लिखा था डोनेशन, डेफर्ड डोनेशन। चलें भाई की बात मान लेते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट फंड क्रेडिट कर देते हैं जैसे भाई कहेंगे, लेकिन फेयर वैल्यू गिवन है 36.8, तो ये एंट्री पास करनी है आप। अब ये एंड आएगा बच्चों, तो ये एंड पे क्या होगा? मेडिकल इक्विपमेंट डेप्रीशिएट होगा, एक्सपेंस बनेगा, और ये फंड अमोर्टाइज होकर इनकम बनता जाएगा। ठीक है ना? तो चलो पहले ये एंट्री तो पास कर लें। मेडिकल इक्विपमेंट का लेजर ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है? और पिछली क्लास में जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, मेडिकल इक्विपमेंट अलग और अक्यूमुलेटेड एक्शन मैंने अलग रखा था। ठीक है? यहाँ मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। ओके, वर्किंग है ना मेरी? बता देता हूँ कि अलग में क्या होना था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ ज़्यादा आसान है, बुक वैल्यू पे करूँ। ओके जी, मेडिकल इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट होता है। बुक वैल्यू भी बना रहा हूँ जी इस क्लास के अंदर। सुबह वाली क्लास के अंदर कॉस्ट पे बनाया था, तो मतलब दोनों तरह से बन सकता है, तो तभी ना उनका भी तो सवाल हो गया था। ठीक है? बस उनका एसेट अलग था, एक्यूमुलेशन अलग था। आपका ये दोनों ट्रायल में नज़र आ रहे हैं, उन्हीं को वहीं से ही नेट करके यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है? उनकी डेप्शन की एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर हुई थी, आपके यहाँ डेप्शन की एंट्री जो है वो इसी एसेट अकाउंट में हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे फिर मैंने अदर एसेट्स का लेजर नहीं बनाया था, यहाँ पे आपका फिर अदर एसेट का भी मैं लेजर ही बनाऊंगा, ताकि दोनों एक जैसे ही रह जाएं। ठीक है ना? प्लस माइनस थोड़ा बहुत जी। ब्रॉड डाउन बताओ, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन बताओ। 121 पॉइंट हैं, 185.4 है, 185.4 है। हाँ, सुबह वाले बच्चों ने 185.4 लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने डेप्रिसिएशन को अलग रखना था। आपने बुक वैल्यू पे ले आया आप इसको, तो आपने क्या किया सर? 184 पॉइंट, अच्छा 5.4, 185.4 माइनस 64.2, तो नेट
121.2 बुक वैल्यू आ गई ओपनिंग। ठीक है, क्लोजिंग कोई नहीं गिवन, हमें खुद निकालेंगे इंशाल्लाह। एक एडिशन नज़र आ गया हमें, एडिशन है। ये ट्रायल वाला ओपनिंग ही पड़ा था, पक्की बात है, ट्रायल वाला ओपनिंग पड़ा था। ओपनिंग क्यों पड़ा था? क्योंकि उसने बोला इक्विपमेंट मिला है एज डोनेशन, दीज हैव बीन ब्रॉट इनटू यूज, इस्तेमाल शुरू कर दिया है, बट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स, रिकॉर्डिंग नहीं की। तो इसका मतलब जो ट्रायल में पड़े हुए हैं 185.4 के इक्विपमेंट, उनमें ये शामिल नहीं है, ये ओपनिंग थे। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ओपनिंग ही लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने कर दिया एडिशन, कितना ये 36.8 से मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट, और मेडिकल इक्विपमेंट का फंड बना लें, क्योंकि ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड फंड आया, पैसे आए, डोनेशन आया, तो उसको मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत ही इनकम बनाए। ठीक है, सारा इकट्ठा इनकम बनाना मुनासिब नहीं है। तो मेडिकल इक्विपमेंट फंड, ठीक है जी, 36.8 यहाँ पे लिख दिया आपने मेडिकल इक्विपमेंट का अकाउंट। ठीक है बच्चों, डबल एंट्री होगी। ओपनिंग में तो कुछ नहीं पड़ा था ना, मैंने ओपनिंग लिख के जगह नहीं जाया की। वैसे कि कहते हो ओपनिंग जीरो करूं ड्यूरिंग द ईयर, आप कर लो जिसका दिल कर रहा है। अच्छा कर लो, अकाउंटेंट लिखो ओपनिंग जीरो, घर जाके लिखूंगा जी। ओपनिंग कोई नहीं है, ठीक है, इसी दफा आया ना ये इक्विपमेंट। ओके, अगले साल ओपनिंग होगा इसका। अच्छा, हो गई एंट्री, और कोई मसला? चल नेक्स्ट पॉइंट है, डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रीसिएशन चार्ज होती है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस एट 15%। ठीक है, वैसे इस चार्ज से कोई कंफ्यूज हो तो दो बातें। पहली बात, आज तो अलग अलग एक्सपेंस नज़र आ रहा है, रेंट देखो अलग पड़ा हुआ है, बिल्कुल अलग थलग, ये मतलब यूटिलिटीज़ अलग से पड़ी हुई हैं, तो ये देखो इधर मसलिनियस अलग, मसलिनियस पड़े हैं, मसलिनियस में तो नहीं पड़ी तो डेप्शन बड़ा खर्चा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ट्रायल की डेबिट साइड पे भी नज़र नहीं आ रहा था डेप्शन एक्सपेंस, लेकिन इससे भी हट के एक जनरल रूल बता दिया हुआ है आपके लिए कि अगर रेट वगैरह गिवन हो अदर इन्फॉर्मेशन में, तो आप डेप्शन खुद कैलकुलेट किया करें और क्लोजिंग निकाला करें। ठीक है, अच्छा अब अगर 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, और वो भी कौन सा 15%, सॉरी रिड्यूसिंग बैलेंस, तो फिर ये डेप्रिशिएट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नंबर 7.1 कर लूं वर्किंग को, मेरा दिल था इधर के अदर एसेट्स भी, चलो अदर भी आ ही जाएंगे। जी जी जी, नंबर 9, डिस्पोजल हो रहा हो तब भी बना सकते हैं, हाँ दोनों तरह से बना सकते हैं। ठीक है जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस यहाँ निकाल लेते हैं जी। पहले मैं निकाल लेता हूँ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इसका मेडिकल इक्विपमेंट का, दूसरा लेजर नहीं बनाएंगे। अच्छा, मेडिकल इक्विपमेंट देखिएगा जी, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, कोई डिस्पोजल है नहीं। अच्छा, मेथड कौन सा है? तो ओपनिंग बुक वैल्यू पिछली क्लास में तो मैंने दोनों को नेट करके निकाली थी, आपकी क्लास में ये अवेलेबल है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू ऑफ ऑल पे रेट लगना है ना, डिस्पोजल तो है नहीं, माइनस कुछ करें। ठीक है, तो ओपनिंग 121.2 इंटू 15% कितना आता है? 18.18। उसके बाद ऑन एडिशन, एडिशन कितना नजर आ रहा है? 36.8 इंटू 15%, कितने महीने? सवाल चुप है, तो साल का पहला दिन अज्यूम करेंगे, सारा साल डेप्रीशिएट कर देंगे। बोले 5.52, यही है? बोले जी 23.7। एंट्री बनेगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्शन एक्सपेंस एक्सरसाइज इक्विपमेंट लिख रहा हूँ मेडिकल इक्विपमेंट
का जी वर्किंग नंबर 9 में हमने निकाला है 23.7, डबल एंट्री बोलनी है। 23.7 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट ही क्रेडिट कर देंगे। सुबह वालों ने अक्यूमुलेटेड ऑप्शन क्रेडिट किया था 23.7। ठीक है, इसीलिए मैंने पिछली क्लास में इस तरह से करवाया था। मैंने कहा भी था कि हो सकता है आप कहें अगर मुमकिन हो तो अलग अलग रखो। कैश फ्लो में आपने ऐसे कह दिया था, यहाँ पे आपने ऐसे कर लिया, तो नहीं, आप भूल रहे हो इस बात से, मिक्स कर रहे हो, तो आप अलग अलग रख लो। ठीक है जी, वो करने लगा हूँ, उसके बाद ही नंबर आना था ना जी। यहाँ तक को मसला बोलें। एसेट क्लोज हो गया, क्लोजिंग बैलेंस बताओ। 134.3। देखें जी, एसेट यानी मेडिकल इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन आ गई और नॉन करंट एसेट्स में ये मेडिकल इक्विपमेंट एसेट भी नज़र आ जाएगा। वर्किंग नंबर जी 134. ठीक हो गया जी। अब जैसे ही ये डेप्रीसिएशन हमने चार्ज कर ली, अब रोने की आवाज़ आई है। पहले एक काम तो पूरा कर लें, एसेट डेप्रिसिएट होगा तो रोने की आवाज़ आएगी। और अगर रोने पहले नहीं लग जाता है, अगर ये एसेट जैसे CWIP था, अभी कोई CWIP पड़ा हो तो उसका फंड पड़ा रहेगा। एसेट नहीं बना अभी, फंड पड़ा रहेगा। ये तो एसेट डेप्रिसिएबल था ना, आते साथ ही डेप्रिसिएट होने लग गया, तो ये आते साथ ही ये रोने लग गया। ठीक है, तो फिर इसकी भी इनकम बनानी है। अब मज़े की बात पता है क्या है? सुकून है। क्या मतलब? कोई फर्क नहीं है दोनों में, जितना एसेट है उतनी ही लायबिलिटी है। तो ये तो इधर निकल नहीं आया मेरे पास, यही यूज कर लो या दोबारा निकाल लेते हैं। इनकम की फिगर निकाल लेते हैं। इनकम क्या नाम है जी इसका? मेडिकल इक्विपमेंट फंड इनकम। फंड में से इनकम बनी है जी। तो फंड है 36.8 इंटू आंसर 5. वही आ गया। एंट्री डबल कर दो, माजरत पहले मैं उधर लिखा हूं। एंट्री बनी फंड डेबिट 5.52 से और इनकम क्रेडिट 5.5। इनकम बनाई है जी हमने, इनकम एक्सपेंडिचर में फेंका है इसको, और 31.2 क्लोजिंग रह गया 31.28। जी क्या नाम है इसका? मेडिकल इक्विपमेंट फंड। मेडिकल इक्विपमेंट फंड 31.2। गड़बड़ है क्या? हाँ, अगले 1 साल में भी तो इसने इनकम बनना है, तो यहाँ पे भी मेडिकल करंट पोर्शन लिख लो। करंट पोर्शन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट फंड। और अब मसला ये है, वैसे तो कि रिड्यूसिंग बैलेंस है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट पे रेट नहीं लगता, लेकिन जिस पे लगता है वो भी तो अवेलेबल है। बुक वैल्यू ये क्लोजिंग है ना, अगले साल यही ओपनिंग बनेगी ना। और बोलो, जैसे एसेट रिड्यूसिंग बैलेंस डेफिसिट होगा, वैसे ही ये सेम बेसिस तो सेम ही रखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन जो अगले साल की बननी है उसके मुताबिक मैं जो इनकम निकालने लगा हूँ, मैं वो 31.28 पर परसेंटेज लगा रहा हूँ। यहाँ पे 36.8 था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, तो यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ अगले साल के अंदर 36.8 पे रेट नहीं लगेगा, अगले साल के अंदर 31.28 पे रेट लगेगा 15%। ठीक है, ये कहाँ से लिया आपने? वर्किंग नंबर 8। ठीक है ना, तो इसको यूज करना है जी। बोलो 4.69 ही कर लो यार, थोड़ी सी माफी दे दो। 4.69। अब टोटल फंड की अमाउंट है 31.28, ऐसा ही है वर्किंग 8 वाला।
इसमें से 4.69 माइनस कर दें, 26.59। क्यों दोनों तरफ सेम नहीं रखा आपने? दोनों तरफ सेम रखा है। ये ना डेबिट एक तरफ कुछ करो, क्रेडिट कुछ करो, पॉइंट्स में राउंडिंग का फिर फर्क आता है, वरना तो कोई मसला नहीं है। मैं बिल्कुल राउंड करके भी एंट्री करता तो कोई फर्क नहीं आना। समझ आ गई? लें जी, ये तो खत्म ही होगी कहानी। अब रह गया है ट्रायल। चलो ट्रायल को पोस्ट करना शुरू करते हैं। मैं तो कहता हूँ यार ट्रायल पोस्टिंग तो करनी है, बीच में ऐसी ब्रेक आएगी। अदर फिक्स एसेट जब ट्रायल में आना है तो फिर उसकी डेप्शन की जरूरत पड़नी है। तो क्या ख्याल है, इसको साथ ही ना कर दें? अदर एसेट्स का लेजर बनाने की अब मेरे पास जगह नहीं है। अदर क्या लिखा हुआ है? अदर फिक्स्ड एसेट्स, तो यहीं पे ब्रैकेट में करते हैं इसको जी। अदर फिक्स्ड एसेट्स, कॉस्ट कितनी गिवन है? बस यही ओपनिंग है, यही क्लोजिंग है, ऐसे ही है ना। माइनस करेंगे इसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, कितनी गिवन है? हाँ, लेकिन ये 54.7 अभी ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अभी इस साल की डेप्शन कैलकुलेट होना बाकी है। तो ब्रैकेट में भी करके देख लेते हैं, सही है, अच्छा है, दूसरा लेजर नहीं बनाया हमने। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अदर फिक्स्ड एसेट्स का, इधर देखो जी, कॉस्ट ऑफ ऑल 110.7 ऐसे ही है, माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल, ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आ गई, इंटू 15%, ये आ गई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। कोई एडिशन कोई डिस्पोजल तो था नहीं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये अक्यूमुलेटेड ऑप्शन है तो ये मतलब बढ़ गई, ठीक है जी डोल। और अब ये कॉस्ट में से अक्यूमुलेशन माइनस करोगे तो समझ आइए ये बात। ये क्या है? कॉस्ट। ये क्या है? ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो इनका जो टोटल होगा वो क्लोजिंग अक्यूमुलेशन आ जाएगी, तो कॉस्ट में से वो माइनस होगी तो बुक वैल्यू आ जाएगी। बस यही काम किया है मैंने, कहा जरा ब्रैकेट में भी कर। हाँ ठीक है, ये समझ आ गया ना? ओके जी। नेक्स्ट क्या, बस ट्रायल रह गया, फटाफट पोस्ट करो इसको। अब 1 मिनट लेना है, ठीक है? आमिर भाई दिखा, फिर इजाज आप फिर आ गए। आमिर किधर है? अच्छा, बर्न वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई कंप्लीशन की कोई डिटेल नहीं है तो चुप करके इसको नॉन करंट एसेट्स के अंदर लिख दो। बर्न्स वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बर्न्स वार्ड जी 55.3 किधर? डोनेशन वार्ड में ऐड करेंगे। खुदा का खौफ करो, CWIP डोनेशन तो लाइबिलिटी में दिखाते हैं, अभी आने तो दो। थोड़ा सब्र मेरा बच्चा, थोड़ा सब्र कर, सब्र। एसेट बना हुआ CWIP है, वो एसेट ही है CWIP, वो तो लाइबिलिटी है। नहीं, अगर मजीद डोनेशन आया होता, अदर इन्फॉर्मेशन में लिखा होता और वो CWIP में यूज होता तो मैं उसकी एंट्री करता CWIP डेबिट और उस डोनेशन में मजीद क्रेडिट। ये तो ट्रायल वाला डोनेशन है, ट्रायल वाला CWIP है, सब कुछ होके यहाँ पे पहुंचा हुआ है। ओके, क्या अच्छा वाला चल रहा था। 24.4 सेल आ गई, बोलो। नेक्स्ट कैश एंड बैंक, बेटा चुप कर जाओ। कैश एंड बैंक 8.4, कैश एंड बैंक को 2-3 तो और हैं मेरे ख्याल से जी। कितना? 8.4। नेक्स्ट जी, डोनेशन फॉर बर्न्स वार्ड, ये लाइबिलिटी है, ये अलग है भाई। वो कैश आया था, कैश डेबिट फंड क्रेडिट, ये अलग पड़ा है। और फिर यूज होकर पैसे
बिल्डिंग बन रही है वो तो बनती रहती है, फंड को तो नहीं छेड़ते। फंड तो तब छिड़ेगा जब बिल्डिंग कंप्लीट होकर डेप्रिशिएट होगी। हाँ, इस फंड के अंदर छिड़ना तब होता है जब अदर इन्फॉर्मेशन कहता मजीद कुछ फंड आया है। ये वाला फंड पहले क्रेडिट हो चुका होगा। एक मिनट भाई, रॉ मटेरियल आया क्या भाई? बिल्डिंग का फंड आया हुआ है तो वो कभी भी नहीं हिलता, अपनी जगह पर रहता है, बिल्डिंग बनती रहती है। वो फंड लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिट पड़ा हुआ है, उसका कैश जो आया वो तो इस्तेमाल हो रहा होता है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी आहिस्ता आहिस्ता, प्रैक्टिस जारी रखो ना। 2 छुट्टियां सो के आ गए जी। क्या नाम है? बर्न्स वार्ड फंड या डोनेशन, जो भी कह लें। नहीं, 75.1 फंड्स में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम खुद को डोनेशन नहीं देते। एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड्स में नहीं जाता, लायबिलिटीज में आता है भाई। वो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा इसीलिए आपको ये सोल्यूशन हमने बदलना है, तो ये बदला हुआ सोल्यूशन करवा रहा हूँ। जो करवा रहा हूँ ये करना है तो करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसको क्यों इधर लिखा है ये आपको पता है, ये पहले दिन से समझा दिया होगा। क्योंकि ये अब असल में पुराना सवाल है, उस वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एनपीओ नहीं थे पढ़ाए जाते यहाँ पर, और ना किताब में आके अपने रखे हुए थे। तो उस वक्त वह फंड लायबिलिटी जहाँ पे आएंगे तो कोई मसला नहीं, काम चलता था। अब तो पढ़ा दिया आपको, अब तो आपको पता है कि इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड हो, एंडोमेंट हो या जनरल हो, यानी अनरिस्ट्रिक्टेड, सिर्फ ये जा सकता है फंड्स में, बाकी सब लायबिलिटीज हैं। उनमें से भी जो फंड्स रिलेटेड एसेट बन चुके होंगे, अगर फिक्स एसेट रिलेटेड है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता इनकम में भी जा रहे हैं, उनको करंट नॉन करंट भी करना पड़ता है। और जिनके एसेट अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुए, वो एसेट भी मौजूद है, उसकी लायबिलिटी भी अलग मौजूद है। और ये ऐसे ही हमने किया था प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में। मैंने इसीलिए होमवर्क के अंदर ये दोनों सवाल कहे थे करके आने हैं, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स भी, और अभी देख लूँ आपके रजिस्टर में ये नहीं हुए होंगे दोनों अभी देखता हूँ मैं। पुराने नहीं, रिसेंट वाला मैंने अभी देखना है ये भाई, इसको याद कराना मैंने रजिस्टर में देखना है, कल से क्लास में नहीं बैठने दूंगा अगर इसने झूठ बोला है तो, ठीक है। अच्छा जी, चलें आगे, नेक्स्ट। क्लास का टाइम खत्म हो गया, जल्दी करें। एक्सपेंसेस गिफ्ट्स हो गया ये। फी फ्रॉम पेशेंट्स 125 जी, कितना? 125 एग्जैक्ट। नेक्स्ट, जनरल डोनेशंस ओपनिंग, नहीं ये तो जनरल डोनेशन है, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, सिंपल, इसको इनकम में डालो, इधर आ जाएगा। भाई मैंने बोलने का नहीं कहा आपको, क्या मसला चल रहा है यार? उधर क्लास का टाइम खत्म है, सवाल पूरा करना, उधर आप लोग बोल लो जी। बच्चों क्या चीज है जी? जनरल डोनेशन, सीधा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनकम में ले आओ। जनरल कंट्रीब्यूशन भी लिखा हुआ आ सकता है पर्चे में, 80। नेक्स्ट, जनरल फंड ओपनिंग बैलेंस 195.6 आज अवेलेबल है, कोई चेंज इन नेट एसेट्स नहीं मांगा उसने हमसे, तो हम पुराने वाला काम ही करेंगे, ओपनिंग प्लस सरप्लस वाला, टाइम बचाएंगे, ठीक है। तो ओपनिंग जनरल फंड आज गिवन है 195.6। नेक्स्ट, इन्वेंट्री हो गई, तीनों एसेट हो गए, मिसलेनियस एक्सपेंस रहता है बीच में से 8.5 मिसलेनियस एक्सपेंस, कितना? 8.5। नेक्स्ट, अदर फिक्स्ड एसेट्स हो गए, पेएबल्स 38.9, पेएबल्स 38.9। नेक्स्ट, परचेजेस उठा ली थी तीनों। रिसीवेबल्स एसेट्स में आएंगे 31.4। जी कितने जी? 31.4। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप हो गई, नेट कर लिया था इसको, रेंट भी हो गया, सैलरीज एडमिन स्टाफ भी बढ़ चुकी, सैलरीज डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ रहता है, अभी सीधा आना था, रह गया, सैलरीज डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ जी
नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स में, करंट एसेट्स में, और यूटिलिटीज एक्सपेंसेस में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितनी? 30। चल भी तेरी भी जगह बन गई थोड़ी उत्ते। और यूटिलिटीज कितनी है जी? ये रहता है अभी। दिस इज डन सारी हो गए हैं। ये क्लोजिंग चला गया था, ये क्लोजिंग गया है 3.8 तो हमने यहाँ पे नेट कर दिया था, ये क्लोजिंग नहीं आया हुआ। वॉक ऑन डायबिटीज डे पेएबल कितना जी? 1.2। टोटल की जगह भी नहीं बची, चलो अल्लाह खैर करेगा, हो ही जाएगा। ओके, मेडिकल इक्विपमेंट क्लोजिंग हो गया, फंड का क्लोजिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया है। सिर्फ ये रहता है, लेकिन इसमें मसला क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल आज इधर से मिल जाएगी, सेल पड़ी हुई है 24.4, ये सेल है। हमारे पास मार्कअप मार्जिन पड़ा हुआ है, ये 100 पे पड़ा है, मुझे 75 दे दो, 1 मिनट का काम, डिवाइड बाय 100 इंटू 75, आंसर 18.3। चलो इधर भी लिख दो। अच्छा, इसका टोटल ही कर दो एक बार, क्या बार बार करना, और इसका बैलेंसिंग निकाल दो, बस सवाल खत्म हो गया। जीपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी वर्किंग है ना, बस वैसे आपको समझाने के लिए लिखा हुआ जी। बस 0.4 ट्रेडिंग प्रॉफिट फ्रॉम कैफे, वर्किंग नंबर खप 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 के 0.4। नेक्स्ट, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गया तो क्लोजिंग भी आ गया। ये 2.8 कहाँ जाना है? अच्छा अभी इधर रहता था एक, चलो ये इधर होना चाहिए वैसे, चलो अब ठीक है। इन्वेंट्री अच्छी भली जगह छोड़ी हुई थी। कैफे कितनी? 2 ये आपने खैर से निकाला, वर्किंग नंबर 2 में, ठीक है। इसका टोटल कीजिए। हाँ, किताब से नहीं देखना, वहाँ पे कुछ और होना है। 10.82, आज वो माफ़ी नहीं है, किताब से देखा और बता दिया। 10.82 आ गया इधर। और ये ज़रा अब गुजारा करो माजरत के साथ, यहाँ टोटल लिखवाओ। एक बच्चा इस साइड का टोटल कर ले, एक बच्चा इस साइड का कर ले, मतलब एक नहीं, काफ़ी सारे बच्चे इधर का कर लें, फिर काफ़ी सारे बच्चे इधर का। ये सरप्लस भाई ऐड कर दिया है तो भी आंसर तो वही आना है, लेकिन अगर आप क्लोजिंग निकालना चाहें तो निकाल लें, चलें निकाल लें। वैसे मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली अगर इसको ना भी लिखें तो काम तो वही हो जाना है, दिस प्लस दिस हो ही जाना है ना। बस ठीक है, बस मुझे टोटल बता दो। 354 ये समझ आइए मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, टाइम बचाया है। पर्चे के अंदर भी ऐसे हो सकता है, ओपनिंग जनरल फंड प्लस सरप्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग आता है ना, नहीं लिखा मैंने, तकलीफ हो रही है तो लिखवा देता हूँ, चलेगा काम। अच्छा इधर का और चेक कर लो, पक्की बात है। कितने बच्चों ने खुद कैलकुलेट किया, जरा हाथ खड़ा करें, चलें ठीक है। अच्छा जी, अब एज एक्सपेक्टेड आपकी क्लास में कहाँ टाइम बचता है, अगर सुबह वालों का ना बचे तो आप लोगों ने होमवर्क के अंदर ट्राई करना है। अब मैंने तो सोचा था ट्राई वाले सवालों को ज़रा डिस्कस करूँगा, लेकिन अब जो भी है बस आप पे आन पड़ी है तो आन पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 7, पास पेपर 7 आपने करना है, और एक हट के सवाल है, ज़रा है आसान, मुश्किल नहीं है। उसने सब कुछ बना के कहा आग लग गई और अकाउंट सड़ गए, मिसिंग फिगर्स निकालो, तो क्वेश्चन 15 भी आपका होमवर्क है। तो 7 और 15 ट्राई करना है आपने, ये डिस्कस भी करूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो पिछली दफ़ा में अगर डिस्कस हुआ कंप्लीट तो ये सोल्यूशन हुआ तो वो मैं वीडियो भी अवेलेबल कर दूँगा, ठीक है। पास पेपर 7 और पास पेपर
15 ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। अगर फ्रॉड हो तो कैश का लेजर रिक्वायरमेंट बनाएंगे या फिर वर्किंग? अगर फ्रॉड हो तो वर्किंग में ही बना लेना, अगर रिक्वायरमेंट मांग ले फ्रॉड की, बताओ फिगर कितनी है, तो एक लाइन में लिख देना इतनी है और फिर वर्किंग ही रेफर कर देना, एक ही बात है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब ये फंड वाली बात भाई कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा, वैसे बड़ी सादा सी बात है। ये CWIP, ये पता है कौन सा सवाल है? ये सवाल है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब वाला, जिसमें CWIP भी कोई नहीं आया था, बल्कि ये भी नहीं आया था बल्कि, ठीक है। वहाँ क्या था, वहाँ पे जिम्नेजियम के, ओ भाई इधर, ओ भाई इतने ज़ोर लगा के बात कर रहे हैं कभी मिस ना हो जाए। जिम्नेजियम का फंड रिसीव हो गया था, कैश डेबिट, जिम फंड क्रेडिट। फिर उन्होंने कहा लैंड भी नहीं खरीदी, हमने कहा कोई CWIP भी नहीं आया, ये फंड ही है। लेकिन ये दूसरी सिचुएशन है, इसके अंदर फंड आया पड़ा है और कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो गई है, तो कंस्ट्रक्शन तो CWIP डेबिट कैश क्रेडिट होती है ना, उसका तो फंड से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जब बन जाएगा तो ये पूरा मुकम्मल एसेट डेफिसिट होगा, तो ये फंड भी अमोर्टाइज होकर इनकम बनेगा। ये इस तरह से था, ये दोनों अलग अलग। ये 3 सवालों के अंदर मैंने आपको बताया 3 सिचुएशंस हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, फंड आया और फिर एसेट भी कंप्लीट हो गया, तो एसेट डेप्रिशिएट, फंड भी अमोर्टाइज। दूसरा सवाल आया प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, फंड आया, एक चीज़ भी नहीं बनी, तो CWIP भी कोई नहीं और फंड लायबिलिटी। ये तीसरा है, ये इन बिटवीन है, फंड भी आया हुआ है और कुछ बिल्डिंग भी बन गई है, लेकिन फंड अपनी जगह कायम है, क्योंकि बिल्डिंग बनेगी, डेफिसिट होगी तो फंड इनकम में जाएगा, ठीक है। इस तरह से तीनों सवाल थे, ओके, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।